माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करने वाले हैं 2020 के बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए लॉन्ग क्वेश्चंस फिजिक्स के पेपर के। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे पहले वाली वीडियो में देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सोल्व करा दिए। आज की वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। अच्छा देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति में एक ग्राफ बनाइए और ग्राफ में देहली आवृत्ति दर्शाइए तथा ग्राफ के ढाल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हमसे जो ग्राफ पूछा गया है वो किस किस के बीच में पूछा गया है। पहले हम यहाँ पर एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं और एक वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ पर दो एक्सिस ड्रॉ किए। तो हमसे जो ग्राफ पूछा गया है वो किस किस के बीच पूछा गया है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी कि ई के और आपतित प्रकाश की आवृत्ति यानी कि न्यू के बीच। अच्छा देखिए, आपने जो प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के नियम पढ़े थे उनमें आपने क्या पढ़ा था कि आपतित प्रकाश की गतिज इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। और जब भी कोई दो चीज़ें एक दूसरे के समानुपाती होती है तो उनके बीच का जो ग्राफ है वो हमेशा ही सरल रेखा मिलता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। परंतु अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो हम यहाँ मूल बिंदु से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते? क्योंकि हमें पता है कि जो गतिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉनों के अंदर वो तब आएगी जब आने वाले प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो। मान लीजिए मैं कह देता हूँ कि जो आवृत्ति का ये मान है, ये वाला मान न्यू नोट है। न्यू नोट का मतलब देहली आवृत्ति है। तो इस देहली आवृत्ति के बाद ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना प्रारंभ होगा। तो इस देहली आवृत्ति के पश्चात जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होगी। तो अगर देहली आवृत्ति के पश्चात मैं इस ग्राफ को बनाता हूँ तो ये ग्राफ हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगा। अगर इस ग्राफ को हम पीछे की तरफ बढ़ाकर देखते हैं तो ये ग्राफ वाई एक्स को ऋण वाई एक्स की दिशा में काटता है। तो यहाँ पर जो हमें गतिज ऊर्जा की वैल्यू मिलती है वो ऋणात्मक मिलती है। और ये ऋणात्मक वैल्यू दर्शाती है कि अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की ऋणात्मक होगी, जिसका अर्थ है कि धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। अगर हम इस ग्राफ का ढलान देखना चाहें, ढलान का मतलब tan थीटा यानी प्रवणता। तो देखिए, अगर मैं इस ग्राफ का ढलान देखना चाहूँ, यानी मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और ये वाला एंगल मान लीजिए थीटा है। तो अगर मुझे इस ग्राफ का ढलान निकालना है यानी कि tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ये वाली वैल्यू और अपॉन में ये वाली वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू क्या दर्शाती है हमें, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और ये वाली वैल्यू क्या दर्शाती है हमें, आवृत्ति में परिवर्तन। यानी मैं इसे लिख सकता हूँ डेल्टा ई के और अपॉन में डेल्टा न्यू। अब देखिए, ई के का मतलब क्या होता है, ऊर्जा, और न्यू का मतलब आवृत्ति। तो ई के का फॉर्मूला हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, एच डेल्टा न्यू। एच डेल्टा न्यू क्यों रखा हमने, क्योंकि देखिए ई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एच न्यू। अब ये जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, ये प्लांक नियतांक में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो नियतांक है। तो ये जो आवृत्ति में यहाँ से यहाँ तक परिवर्तन हो रहा है डेल्टा न्यू, उसी के सापेक्ष गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ डेल्टा ई के। उसका फॉर्मूला हमने कितना लिखा, एच डेल्टा न्यू और अपॉन में डेल्टा न्यू। तो अगर डेल्टा न्यू से हम डेल्टा न्यू को डिवाइड कर देते तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास बचता है h। यानी कि इस ग्राफ का जो ढलान होगा वो प्लांक नियतांक को प्रदर्शित करेगा। इस ग्राफ का ढलान किसको निरूपित करेगा, प्लांक नियतांक। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ग्राफ का ढलान बराबर प्लांक नियतांक। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, हमसे पूछा है कि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखो। 5 हेनरी के एक प्रेरक में 0.1 सेकंड में धारा 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है। प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। चलिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन किसकी पूछी गई हमसे, स्वप्रेरण गुणांक की। तो देखिए, स्वप्रेरण गुणांक का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। स्वप्रेरण गुणांक का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल्स टू माइनस ई और अपॉन में डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। यानी धारा में होने वाला परिवर्तन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी और विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई। अब यदि मैं यहाँ से लिखता हूँ कि यदि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी अगर धारा में जो होने वाला परिवर्तन है वो 1 एम्पियर प्रति सेकंड है, तो बताइए स्वप्रेरण गुणांक का जो मान होगा वो माइनस ई के इक्वल होगा, नहीं होगा। माइनस ई का मतलब क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। यानी मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि यदि कुंडली में होने वाले धारा का परिवर्तन का मान कितना है, 1 एम्पियर प्रति सेकंड, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ही कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, अतः स्पष्ट है
अतः स्पष्ट है कि यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पीयर प्रति सेकंड हो तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ही कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। देखिए, स्वप्रेरण गुणांक जो है एक नियतांक है, और आप हमेशा याद रखिए कि नियतांक की डेफिनेशन हमेशा ही हम फॉर्मूले से निकालते हैं। अब देखिए, इसमें हमारे साथ न्यूमेरिकल भी जोड़ा हुआ था क्वेश्चन में, तो हमसे क्या न्यूमेरिकल पूछा था कि 5 हेनरी के एक प्रेरक में 0.1 सेकंड में धारा 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है। प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? तो देखिए, अभी आपने फॉर्मूला क्या देखा? फॉर्मूला आपने देखा है कि L = -E/ΔI/ΔT। तो अगर इसी फॉर्मूले को मैं रीअरेंज कर दूं तो मैं रीअरेंज करके इसी फॉर्मूले को लिख सकता हूँ E = -L और इंटू में ΔI/ΔT। इस प्रकार लिख सकता हूँ मैं इसी फॉर्मूले को। तो हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करते हैं, बराबर माइनस का साइन। L कितना बताया है क्वेश्चन में? 5 हेनरी। L क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 हेनरी की कुंडली है, यानी L की वैल्यू -5 इंटू ΔI का मतलब है धारा में परिवर्तन। देखिए, धारा 12 एम्पियर से बदलकर कितनी हो जाती है? 7 एम्पियर हो जाती है, यानी बाद की धारा I2 माइनस पहले की धारा I1 अपॉन ΔT, यानी कितने समय में? 0.1 सेकंड में, यानी अपॉन में यहाँ पर 0.1। अब 12 में से यहाँ पर 7 जाएंगे तो -5 और 5 5 25। देखिए, यहाँ से भी -5, यहाँ से भी -5, तो +25 अपॉन 0.1। इस पॉइंट को कैंसिल करके हमने ऊपर एक 0 बढ़ाई, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारे पास कितना आ गया? 250 वोल्ट। प्रेरित विद्युत वाहक बल है 250 वोल्ट। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है कि व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ खींचिए तथा किरचॉफ के नियम से सेतु का संतुलन के लिए प्रतिबंध का व्यंजक स्थापित कीजिए। देखिए, व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास कोई एक प्रतिरोध है और मुझे उस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, मतलब मुझे नहीं पता कि वो कितने ओम का प्रतिरोध है, 10 ओम, 20 ओम, 5 ओम, और मैं उस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? व्हीटस्टोन सेतु का। तो डेफिनेशन क्या बनेगी व्हीटस्टोन सेतु की? कि व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब इसकी रचना देखते हैं। तो देखिए, रचना में क्या होता है? व्हीटस्टोन सेतु में एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। ठीक, इसके विकर्ण के इस समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण का संबंध धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर से कर दिया जाता है, और दूसरे विकर्ण का जो संबंध है वो बाह्य ऊर्जा स्रोत यानी कि बैटरी से कर दिया जाता है। तो यही इसकी रचना में लिखा है हमने कि जब किसी समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगाकर चतुर्भुज के एक विकर्ण का संबंध धारामापी से तथा दूसरे विकर्ण का संबंध बाह्य ऊर्जा स्रोत से कर दिया जाता है, तो यह समायोजनी व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं इसका सिद्धांत या फिर संतुलन की शर्त। तो सिद्धांत या संतुलन की शर्त क्या है? अगर हम कहते हैं कि धारामापी में जो धारा है वो 0 है, धारामापी में जो धारा है वो 0 है, इसका मतलब कि धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति है। शून्य विक्षेप का मतलब कि जो धारामापी के अंदर सुई होगी वो 0 को दर्शाएगी, यानी धारामापी में कोई भी धारा नहीं होगी। तो धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति में समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात अपने सम्मुख भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, यानी गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास होने वाली जो करंट है वो 0 है, तो इन 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात, संलग्न भुजाओं का मतलब क्या होता है? आपस में लगी हुई भुजाएं, तो इन दोनों भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात यानी P/R बराबर होगा अपने सम्मुख वाली 2 भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात यानी Q/S के। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ
तो आप क्या कहोगे कि P अपॉन R इज इक्वल्स टू Q अपॉन S, या फिर इक्वेशन को हम रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर दूं तो इक्वेशन हम क्या कह सकते हैं, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। यही समान व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त है। ठीक, चलिए अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि संतुलन की शर्त को किरचॉफ के नियम की सहायता से ज्ञात कीजिए। यानी अब हमें यही संतुलन की शर्त किसके नियम की सहायता से ज्ञात करनी है, किरचॉफ के। तो अगर हमें किरचॉफ के नियम की सहायता से ज्ञात करनी है तो देखिए किरचॉफ के आपने दो नियम पढ़े हुए हैं, एक लूप का नियम होता है दूसरे वाला, और जो पहला नियम होता है वो करंट के लिए होता है, जंक्शन नियम। तो इसमें हमें लूप बनाना होगा और लूप बनाकर हमें उसमें करंट दिखानी पड़ेगी पहले। ठीक, तो चलिए हम कहते हैं, मान लीजिए बैटरी से जो करंट फ्लो हो रही है वो आई करंट आ रही है। ठीक, अब इधर से जो करंट आई बैटरी से वो कितनी आई। मैंने कहा मान लीजिए I1 करंट इस वाली ब्रांच के थ्रू फ्लो हो गई और I2 करंट इस वाली ब्रांच में फ्लो हो गई। ठीक, अब ये जो यहाँ से करंट जा रही है ये I1 जा रही है। अब ये I1 करंट जब इस वाले बिंदु पर आएगी तो ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो मैंने कहा कि जो इस वाली ब्रांच में करंट आई वो आई IG का मतलब है करंट विच इज पासिस थ्रू गैल्वेनोमीटर, यानी कि धारा मापी से होकर प्रवाहित होने वाली धारा। देखिए यहाँ से आ रही थी I1, नीचे कितनी आ गई IG, तो इस ब्रांच में कितनी आएगी I1 माइनस IG। इस वाली ब्रांच में करंट कितनी होगी I1 माइनस IG। ठीक, अब यहाँ से जो करंट आ रही है ऊपर से वो कितनी आ रही है I2। ठीक, यहाँ से करंट कितनी आ रही है IG। तो जब इस वाले पॉइंट पर ये दोनों करंट आएगी तो जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर जो करंट होगी वो कितनी होगी I2 प्लस IG। यहाँ पर करंट कितनी होगी I2 प्लस, ये आपस में जुड़ जाएंगी तो इस वाले पॉइंट पर करंट कितनी होगी I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG। IG से IG कैंसिल, यानी I1 प्लस I2। और आपको पता है कि I1 प्लस I2 किसके इक्वल होगा I के, यानी वापस जो मुझे यहाँ पर करंट मिलेगी वो भी कितनी मिलेगी I मिलेगी। अब देखिए अगर दी गई करंट प्राप्त होने वाले करंट के बराबर है तो फिर आपका जो डायग्राम है, यानी कि आपने जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो एकदम ठीक है। लेकिन अगर आपका दिया हुआ करंट इस प्राप्त होने वाले करंट के इक्वल नहीं आता तो फिर आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दी डायग्राम में। ठीक, अब देखिए ये मेरा यहाँ पर लूप 1 है और यहाँ पर ये मेरा लूप हुआ 2। तो एक बार मैं पहले लूप में किरचॉफ का नियम लगाऊंगा और एक बार फिर दूसरे नियम लूप में किरचॉफ का नियम। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखते हैं लूप 1 में, पहले हम नियम लगाते हैं लूप 1 में। तो देखिए किरचॉफ का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम होता है कि किसी भी बंद लूप के लिए धारा और प्रतिरोधों का जो गुणनफल होता है उन गुणनफलों का बीजगणितीय योगफल परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। मतलब कि इसमें जितने भी हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं यानी प्रतिरोध, और उन प्रतिरोधों में बहने वाली धारा, उनकी आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए और वो जो इक्वल होगा वो इक्वल होगा इस लूप में लगे हुए विद्युत वाहक बल के, यानी कि बैटरी या फिर सोर्स, जो भी विद्युत वाहक बल हमें प्रोवाइड करवा रहा है सोर्स, उस सोर्स की। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर पहले वाले लूप की इक्वेशन लिखते हैं तो देखिए एक प्रतिरोध है P में करंट कितनी है I1, एक प्रतिरोध है R में करंट कितनी है I2। तो पहले मैं यहाँ पर करंट की इक्वेशन लिखता हूँ। पहला प्रतिरोध है P में करंट है I1, दूसरा प्रतिरोध है R में करंट है I2, और इज इक्वल्स टू में दूसरी करंट देखिए इस लूप में कौन सी है IG, और IG करंट किसके थ्रू फ्लो हो रही है G के थ्रू, यानी इसमें जो एक करंट है वो IG भी है प्लस IG, और IG किसके थ्रू फ्लो हो रही है हमारी G के थ्रू। इज इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या लिखेंगे विद्युत वाहक बल। ठीक, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वाले लूप में कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं लगा हुआ है, तो यानी कि जो विद्युत वाहक बल है इस लूप के लिए वो कितना होगा 0। ठीक, अब हमें ये भी देखना होगा कि ये जो करंट है ये कौन सी करंट इनमें से पॉजिटिव साइन की होगी और कौन सी करंट इनमें से नेगेटिव साइन की। ठीक, तो जो भी करंट आपकी क्लॉकवाइज फ्लो होगी, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, वे सभी करंट हम कौन से लेंगे माइनस की, और जितनी भी करंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, उन सभी करंटों को हम कैसे लेंगे पॉजिटिव। ठीक, तो अगर देखिए आप I1 देखते हैं तो I1 इस तरह से फ्लो हो रही है, यानी कि ये घड़ी की सुई की दिशा में फ्लो हो रही है। कैसे फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज, तो I1 की वैल्यू कैसे ली जाएगी माइनस, और I2 अगर आप देखें तो इस तरह से फ्लो हो रही है, यानी कि ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो I2 कैसे ली जाएगी प्लस। तो हम अपने इक्वेशन में I2 की वैल्यू कैसे लेते हैं प्लस, और I1 की वैल्यू कैसे लेते हैं माइनस। ठीक, अब IG की तरफ देखते हैं। अब देखिए IG इस तरह से फ्लो हो रही है, तो IG कैसे फ्लो हो रही है हमारी क्लॉकवाइज, तो IG भी कैसे ली जाएगी माइनस, यानी IG के साथ यहाँ पर कौन सा साइन यूज करेंगे हम माइनस का। ठीक, अब मैंने लिखा धारा मापी में, यहाँ पर मैंने कहा धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति में,
क्योंकि हम जो व्हीटस्टोन सेतु को सिद्ध कर रहे हैं वो कौन सी स्थिति में सिद्ध करते हैं, शून्य विक्षेप की, क्योंकि हमें पता है कि संतुलन की शर्त कब प्राप्त होगी, जब धारामापी में शून्य विक्षेप हो। तो मैंने यहाँ लिखा धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति में। तो जब धारामापी में शून्य विक्षेप होगा तो IG की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो मैं अपनी इक्वेशन में IG की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास से जो इक्वेशन बनी वो होती है -PI1 + RI2 = 0। हम PI1 को इस तरफ ले लेते हैं, तो PI1 = कितना आ जाएगा, RI2, और ये मेरे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, ऐसे अब हम दूसरे लूप के लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब की बार लिखा लूप 2 में, अब की बार हमने लिखा लूप 2 में। तो चलिए लूप 2 में देखते हैं कौन कौन से प्रतिरोध है। लूप 2 में देखिए एक का प्रतिरोध है आपका Q, एक प्रतिरोध है S, और जो G है वो लूप 1 में भी था और लूप 2 के लिए भी काम करेगा। Q में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1 - IG। S में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2 + IG, और G में तो करंट IG ही है। तो पहले हम प्रतिरोध गुना धारा लिख देते हैं इस लूप के लिए। तो मुझे क्या पता है, एक प्रतिरोध है Q में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1 - IG। एक प्रतिरोध है कितना, S में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2 + IG, और एक प्रतिरोध है G और इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, IG = किसके बराबर होगा, परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल। ठीक, या लूप में लगे विद्युत वाहक बल। जैसा कि देख सकते हैं आप, इस लूप में भी कोई भी विद्युत वाहक बल का स्रोत नहीं है, तो यानी इसकी जो इक्वेशन होगी वो भी = किसके होगी, 0 के। ठीक, अब हम करंट की डायरेक्शन देखते हैं कि कौन सी करंट हमें प्लस लेनी है और कौन सी करंट हमें माइनस। ठीक, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि I1 - IG क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में, तो ये माइनस ली जाएगी। I2 + IG आपकी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो ये कैसे ली जाएगी, प्लस। और जो IG है वो इस वाले लूप के लिए आपकी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, तो IG भी कैसे ली जाएगी, प्लस। ठीक, तो हम यहाँ पर साइन लगा देते हैं। I2 + IG कैसे ली जाएगी, प्लस। I1 - IG माइनस, और IG की वैल्यू कैसे ली जाएगी, प्लस। अब फिर से वही कहेंगे, क्योंकि शून्य विक्षेप की स्थिति में IG की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो होगी -Q × I1, क्योंकि IG तो 0 पुट कर दिया, और प्लस S × I2 = कितना, 0। IG हमने 0 पुट कर दिया। अब देखिए QI1 को इस तरफ ले लेता हूँ मैं, तो अगर मैं QI1 को इस तरफ ले लेता हूँ तो इक्वेशन आ जाएगी QI1 = SI2, और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब आप अपनी इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन सेकंड से। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन सेकंड से, तो इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, PI1 / QI1 = RI2 और अपोन में SI2। I1 से I1 कैंसिल आउट और I2 से I2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से जो हमारे पास बचता है वो होता है P/Q = R/S। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको चॉइस में दिया गया था, जो भी आपने लास्ट क्वेश्चन देखा व्हीटस्टोन सेतु, उसमें से या इस वाले क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है चॉइस में। ये क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। तो देखिए सबसे पहले डाटा लिखते हैं। क्षेत्रफल आपको कितना दिया है, 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, और तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी स्मॉल n वो आपको बताइए 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। ठीक, तार में 3.2 एम्पियर की धारा यानी I की वैल्यू हमें दी है 3.2 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। तार में एक तो आपसे पूछा है धारा घनत्व यानी कि J, और एक पूछा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग यानी कि VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, तो चलिए पहले हम धारा घनत्व निकालते हैं। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या, तो धारा बट्टे क्षेत्रफल यानी I/A। तो I कितना बताया आपको 3.2, और A की वैल्यू है 1 × 10⁻⁷। अब जब इस पावर को हम ऊपर ले जाते हैं तो 3.2 × 10⁻⁷, और यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया धारा घनत्व। ठीक, आगे हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग या अनुगमन वेग भी बोलते हैं हम इसे। तो VD = फॉर्मूला कितना होता है, I/NEA। वैल्यू पुट करते हैं, I की वैल्यू 3.2, N की वैल्यू 2 × 10⁻28, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, और जो क्षेत्रफल है वो आपको बताया है 1 × 10⁻⁷। देखिए इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल आउट, 16 2 × 32, और इस वाले 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल आउट। अगर हम इन सारी पावर को सम अप कर लेते हैं यानी ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो पावर बचती है वो बचती है 10⁻², और हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 × 10⁻⁻² मीटर प्रति सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कारण लिखो, स्वच्छ आकाश नीला और बादलों में आकाश श्वेत, और जब सूर्य अस्त या सूर्य उदय होता है तो उस समय आकाश रक्ताव, रक्ताव यानी लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं स्वच्छ आकाश के लिए। तो देखिए, आपने प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ा होगा, तो प्रकाश के प्रकीर्णन में आपने क्या पढ़ा था कि जब प्रकाश माध्यम में गति करता है तो जो माध्यम के कण होते हैं वो प्रकाश के ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं और उस अवशोषित ऊर्जा को पुनः माध्यम में चारों दिशाओं में क्या कर देते हैं, विकिरित। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। और आपने वहीं पर एक नियम पढ़ा होगा, लॉर्ड रेले का नियम। तो उस नियम में आपको बताया गया होगा कि विकिरित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश में जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी उसकी जो तीव्रता होगी वो सबसे ज़्यादा कम होगी, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, तो अगर हम स्वच्छ आकाश के लिए बात करें तो स्वच्छ आकाश में आप क्या कहेंगे कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है जिसे हम दृश्य प्रकाश बोलते हैं, उस प्रकाश में जो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा अधिक होती है वो किसकी होती है, लाल रंग की। और जो बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, कम। अभी मैंने आपको बताया कि जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी उसकी तीव्रता सबसे अधिक होगी, यानी कि जो बैंगनी रंग का प्रकाश है वो सबसे अधिक तीव्र होगा। इसीलिए जो आकाश का रंग हमें दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बादलों में आकाश की बात करें, यानी जब बादल छा जाते हैं तो आपको श्वेत दिखाई देता है। श्वेत का मतलब उसमें कोई रंग नहीं दिखाई देता। ठीक, तो श्वेत आकाश का मतलब क्या होता है, देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन की एक शर्त होती है कि माध्यम के कण प्रकाश का प्रकीर्णन केवल तभी कर सकते हैं जब माध्यम के कणों का आकार आने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम हो। अगर माध्यम के कणों का आकार तरंगदैर्घ्य से अधिक है तो वे माध्यम के कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर सकते। और जैसा कि जो बादल होते हैं, बादल के अंदर जो पानी होता है यानी कि जो जल की बूंदें होती है, उनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है, लगभग 10 गुना अधिक होता है। तो उसी वजह से जो बूंदें होती है जल की, वे जल की बूंदें सभी रंगों की तरंगदैर्घ्यों का प्रकीर्णन समान रूप से करती है। और जब उन सभी रंगों का हम संयुक्त प्रभाव देखते हैं तो हमें वो जो रंग दिखाई देता है वो श्वेत दिखाई देता है, यानी कि जो संयुक्त प्रभाव की वजह से जो बादलों का रंग हमें दिखाई पड़ता है वो कैसा दिखाई पड़ता है, श्वेत रंग दिखाई पड़ता है। इसलिए जब बादल छा जाते हैं आकाश में तो आकाश का रंग हमें श्वेत दिखाई पड़ता है। और सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय कैसा रंग दिखाई देता है हमें, लाल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने अभी बताया कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने का क्या मतलब है कि इसकी जो तीव्रता होगी वो सबसे कम होगी, यानी कि व्यक्ति के आसपास जो प्रकाश होगा उस प्रकाश में जो प्रकीर्णन होगा वो सबसे कम किसका होगा, लाल रंग का। क्योंकि लाल रंग की तीव्रता क्या है, कम। तो प्रकाश जो सबसे कम प्रकीर्णित होगा वो कौन सा होगा, लाल रंग प्रकीर्णित होगा। तो मनुष्य की आंख में यानी कि देखने वाले व्यक्ति की आंख में जो प्रकाश पहुंच रहा है उस प्रकाश में सबसे ज़्यादा मात्रा जो उपस्थित होगी वो लाल रंग की होगी। इसीलिए लाल रंग सबसे अधिक तीव्र होगा मनुष्य के आने वाले प्रकाश में, आंखों में आने वाले प्रकाश में। इस चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक की फोकस दूरी 1 मीटर जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब लेंसों के बीच की दूरी 1.05 मीटर है। नेत्रिका की फोकस दूरी तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन में पहले देखते हैं डाटा क्या क्या दिया है। अच्छा, खगोलीय दूरदर्शी का आपको डायग्राम पता ही है कि खगोलीय दूरदर्शी में 2 लेंस होते हैं। एक बड़ा लेंस होता है उत्तल लेंस जिसे हम अभिदर्शक लेंस बोलते हैं, और एक छोटा लेंस होता है, ये भी उत्तल प्रकृति का लेंस होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, नेत्रिका। टोटल मिलाकर कितने लेंस होते हैं खगोलीय दूरदर्शी में, 2 लेंस। ठीक, तो सबसे पहले जो वस्तु होती है वो अभिदर्शक की तरफ रखी जाती है और अभिदर्शक के द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो नेत्रिका के सामने बनता है। फिर वह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए किसका कार्य करता है, वस्तु का, और नेत्रिका द्वारा उस वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब दोबारा से बनता है। ठीक, तो हम वही सब डाटा इसमें यूज करेंगे। तो देखिए, हमें बताया गया है कि एक खगोलीय दूरदर्शी में अभिदर्शक की फोकस दूरी 1 मीटर है। अभिदर्शक का मतलब एफओ कितनी है हमारे पास, 1 मीटर। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो 100 सेंटीमीटर। ठीक, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, अंतिम प्रतिबिंब किसके द्वारा बनेगा, नेत्रिका द्वारा, यानी कि प्रतिबिंब तक की दूरी v, वो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि d, और वो किसके इक्वल होगी, 25 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। तो जो दोनों लेंसों के बीच की दूरी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी है, 1.05 मीटर।
यानी हमें एल की वैल्यू कितनी दी है। अगर इसे मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगी 105 सेंटीमीटर। और देखिए आपको पता है कि जब 25 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनता है तो एल किसके इक्वल होता है, FO प्लस यूई के। अब FO प्लस यूई की वैल्यू कितनी है, 105। अब मुझे FO की वैल्यू तो पहले से ही दे रखी है उन्होंने क्वेश्चन में, 100 प्लस यूई, तो यहाँ से मैं यूई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ कितनी, 5 सेंटीमीटर। यानी कि नेत्रिका के लिए जो वस्तु है वो 5 सेंटीमीटर पर रखी हुई है। यानी ये जो अभी दर्शक ने जो प्रतिबिंब बनाया है वो यहाँ पर बनाया है, जो कि नेत्रिका से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक, तो पहले हम नेत्रिका की फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। तो नेत्रिका की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए मैंने लेंस समीकरण यूज की। तो लेंस समीकरण का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, क्योंकि फोकस दूरी जो मुझे ज्ञात करनी है वो नेत्रिका की करनी है। तो 1/f 1/v 1/ue, यानी हम इस इक्वेशन को नेत्रिका के लिए यूज करते हैं। तो नेत्रिका की फोकस दूरी यानी 1/f इज इक्वल्स टू 1/ve। देखिए अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका द्वारा कहाँ बनता है, 25 सेंटीमीटर पर, तो ve की वैल्यू तो 25 है, और जो ue है, ue कितना बताया हमने अभी, 5 सेंटीमीटर, तो ue की वैल्यू 5 है। अब वस्तु भी इधर रखी हुई है और ये प्रतिबिंब भी इधर ही बनाएगा, तो ये दोनों ही वैल्यू हमारे पास निगेटिव होगी, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहाँ पर बचता है 1/। अगर मैं इस वाली टर्म को सोल्व कर देता हूँ तो मेरे पास कितना बचता है, 4/25, यानी कि जो FV की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, 25/4। अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो 6.25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई नेत्रिका की फोकस दूरी। अब हमसे और क्या पूछा है, हमसे पूछिए आवर्धन क्षमता यानी कि M। अब केस कौन सा दिया हुआ है हमें, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो इस स्थिति में M का फॉर्मूला कितना होता है, -FO/FV, और इंटू में 1 + FV अपॉन में D। ठीक, अब देखिए मैं ये सारी वैल्यू पुट करता हूँ, तो -FO की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100 सेंटीमीटर। FV की वैल्यू मैं ये पॉइंट वाली वैल्यू यूज़ ना करके 25/4 यूज़ कर लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। यहाँ पर हमने यूज़ की 25/4 इंटू में 1 + FV की वैल्यू यहाँ पर भी 25/4, और D की वैल्यू कितनी होगी, 25। तो यहाँ पर हमारे पास 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया। M की वैल्यू कितनी आई, देखिए 25 4 जा 100, 4 ऊपर चला गया, माइनस के 16, और मल्टीप्लाई में 4 1 जा 4 और 1 5, यानी कि 5/4। ठीक, और 4 4 जा 16 कैंसिल आउट, यानी M इज इक्वल्स टू कितना आया, -20। और माइनस का साइन हमें क्या बताता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। ठीक, और 20 क्या बताता है कि प्रतिबिंब 20 गुना बड़ा बनेगा।